नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तक़बाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अज़ीज़ नदवी इस वक्त आप लोगों के सामने कुछ अहम तरीन ख़बरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनक़ीदी तज़किये लेकर के हासिल हुआ। नाज़रीन गिरामी, तमहीदी तफ़सीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है, और आपको मालूम है कि आपकी अमानतें इस वक्त कहाँ पहुँच रही हैं, और ताज़ा एक और बस्ती की तस्वीरें आ चुकी हैं। बारहा आप लोगों के सामने इसकी तफसीलात रखी जा चुकी हैं कि किस तरह मुख्तलिफ़ पहाड़ी इलाक़ों में हमारा ये राशन के तक़सीम का सिलसिला जारी है, और अल्हम्दुलिल्लाह गुज़िश्ता 6-7 सालों से ये सिलसिला जारी है, और ये सब आप ही के ताउन से होता है। और ये वो इलाक़े हैं जिन इलाक़ों में जो है सारा साल कोई भी तंजीम नहीं पहुंचती, और पहाड़ की ऊंचाइयों पर होते हैं। इन लोगों को जमा करने के लिए ख़ुद मेहनतें होती है। मुख्तलिफ़ पहाड़ी बस्तियों को जो दूर दराज, कहीं एक पहाड़ पर एक तो कहीं किसी चोटी पर एक घर, उन तमाम लोगों को जमा करके उनके मुस्तहिक़ होने का तहक़ीक़ करके जो है ये आपकी अमानतें उन तक पहुँचाई जाती हैं। ये ताज़ा बस्ती की हैं, और यहाँ पर भी आपके लिए दुआएँ हुई हैं। बेवाएँ, यतीम बच्चे, मिस्कीन और जो मजबूर मज़दूर तबक़ा है जो वाकई में आपकी अमानतों का हक़दार है शरई एतबार से, उन तमाम लोगों को भी जो है इंशाअल्लाह यहाँ पर ये पहुँचाने के लिए तमाम लोगों ने जो है दुआएं भी की हैं आप लोगों के लिए। ये सिलसिला जारी रहेगा। मैंने जैसे कहा कि और भी बहुत सारी बस्तियों में पहुँचना है जो ज़रूरतमंद हैं। आप लोग जो अभी तक इसमें हिस्सा नहीं लिए हैं वो लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लें। व्हाट्सएप का नंबर दिया जा रहा है नीचे, उस पर आप लोग मैसेज करें, उसमें जो है आप लोगों को तफसीलात मिलेंगी, फिर आप वहाँ पर अपना ताउन पेश कर सकते हैं। बहरकैफ नाज़रीन गिरामी, आइए अब बढ़ते हैं ख़बरों की जानिब। बाज़ दफ़ा किसी एक मुसलमान की जानिब से किए जाने वाले जुर्म या कुछ लोगों की जानिब से किए जाने वाले जराइम की वजह से पूरी कौम लपेट में आ जाती है। इस वक्त दो तरह की चीज़ें हैं। एक ये कि बीजेपी को ज़मीनी सतह पर कुछ ऐसा मौजू चाहिए जिस मौजू को लेकर के वो जो इस वक्त इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर उनकी बदनामी हुई है पूरे भारत में, और ज़मीनी सतह पर काम ना करने की वजह से अवाम जो इस वक्त का 90% अवाम जो बीजेपी से नाराज़ है, या यूँ कहें कि पीएम मोदी साहब के हुकूमत से, उनके इक़्तिदार से, उनकी हुक्मरानी से नाराज़ है, उनको कोई ना कोई इस वक्त 2024 को वापस आने के लिए मामला चाहिए। भारत जज्बाती कौम रहती है। हर तरह के जज्बात से खिलवाड़ कैसे किया जाना है, उसको कैसे इस्तेमाल में लाना है, ये बीजेपी बेहतर अंदाज में जानती है। ऐसे में इसको मौका फराहम करने वाले लोग भी हम ही हैं। कर्नाटक में म्यूजिक के बड़े पैमाने पर रखने की वजह से कुछ मुस्लिम नौजवान, जिसमें गैर मुस्लिम भी थे, मिलकर के हमला किया, तो आज तक उस पर जो हंगामा हो रहा है कर्नाटक में, जिस तरह से उस मामले को बड़ा चढ़ा करके रास्तों चौराहों पर हनुमान चालीसा बना करके सूर्या की जानिब से और बीजेपी की कुछ एमपीज़ और अरकान असम्बली की जानिब से जो हालात ख़राब करने की कोशिशें हो रही हैं, वो आपने 2 दिन से देखा और हमने दिखाया। अब उत्तर प्रदेश के बिदायून ज़िले में 2 कमसिन भाइयों के कत्ल और फिर मुबैना पुलिस इनकाउंटर में मुतल्लिका मुलजिम के कत्ल कर दिए जाने के बाद जो सूरत हाल बन रही है सोशल मीडिया में, जिस तरह इसको हिंदू मुसलमान बनाने की कोशिशें हो रही हैं, उन 2 कमसिन बच्चियों की माँ जो ये बयान दे रही है कि मैं जो कातिल साजिद है, जो इस वक्त बार्बर था पेशे से, वो 2 कमसिन भाइयों जो आयुष जिसकी उम्र 13 साल और हन्नी जिसका नाम 6 साल है, जिसको कत्ल कर दिया इसने, उसकी माँ कह रही है कि हम इसके साथ दोस्ती यारी के साथ रहते थे, चाय वगैरह भिजवाते थे। 2 बच्चों को, जो मासूम बच्चे थे, उनको पता भी नहीं है कि हिंदू मुस्लिम क्या है, लेकिन उसको साजिद कत्ल कर देता। अब असल में बच्चों को क्यों साजिद ने कत्ल किया, साजिद के कत्ल के बाद, अब इनकाउंटर के बाद तो ये तो बात मुबैना रहेगी कि वो बच्चों का क्यों कत्ल किया, क्या वजह थी।
लेकिन अब इस सूरत हाल को जिस भयानक अंदाज में पेश किया जा रहा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते। पूरे भारत में इस वक्त इसको लेकर के अलग अलग तरह के तबसरे शुरू हो चुके हैं। किसी ने लिखा है कि आप मुसलमानों को खिलाओ, मुसलमानों को पिलाओ, सब कुछ करो, आखिरी आकर के आप ही को मारेंगे। किस तरह के सख्त अल्फाजों के इस्तेमाल के साथ सोशल मीडिया में इस वक्त ये सूरत हाल बनी। ये मामला कल पेश आया था, आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जो है बहरकैफ इस वाक़े की सिर्फ 2 घंटे के बाद ही पुलिस ने साजिद को मुबैना तौर पर इनकाउंटर करके हलाक कर दिया। उत्तर प्रदेश के पुलिस डायरेक्टर जनरल प्रशांत कुमार ने अखबारात को बताया था कि साजिद ने पुलिस टीम पर फायरिंग करने की कोशिश की। जब उसको गिरफ्तार करने की कोशिश हो रही थी तो फिर उसके बाद जो है उस पर फायरिंग करके उसको हलाक किया गया इनकाउंटर में। बताया जा रहा है कि साजिद की बिदायूं के थाना सिविल लाइन की बाबा कॉलोनी में नाबालिग भाइयों के करीब दुकान थी। दोनों नाबालिग भाइयों के वालिद ठेकेदार हैं, जबकि उसकी मां ब्यूटी पार्लर चलाती थी। पुलिस के मुताबिक साजिद मंगल की शाम 7:45 पर नाबालिग बच्चों के घर गया था। उस वक्त उसके वालिद बाजार में, जबकि वालिदा ब्यूटी पार्लर में थी। उस वक्त उसकी दादी भाइयों के साथ थी। पुलिस का यह कहना है कि जब लड़कों की दाई चाय बनाने गई तो साजिद तीसरी मंजिल पर गया, जहां दोनों भाई अपने 8 साल तीसरे भाई के साथ खेल रहे थे। पुलिस के मुताबिक इस दौरान साजिद ने तेजधार उस तरह से दोनों बच्चों के गले काट दिए, जबकि तीसरे भाई को मामूली चोटें आई। तीसरा भाई फरार होने में कामयाब हुआ और अपने घर वालों को वाकये की इत्तला दी। इसके बाद साजिद उस इलाके से भाग गया। ये पुलिस का है। अब जाहिर सी बात है कि मासूम बच्चों को मारने की वजह क्या हो सकती है? क्या वो खातून कोई गलत बयानी तो नहीं कर रही है? क्या उनका बेटा जो बच कर के वहां से निकल गया वो गलत बयानी से काम नहीं ले रहा है? एक शख्स का एक इतने छोटे बच्चों के साथ क्या दुश्मनी हो सकती है? एक बार्बर जो नाई का काम करता है, इसको लेकर के अब ये सवालात के जवाबात हुनूस अभी भी जो है अभी तक नहीं मिले हैं। लेकिन जाहिर सी बात है कि अब उन सवालात पर कौन गौर करेगा, उसकी तह में कौन जाएगा? जब कातिल ही मार दिया गया है, मुलजिम को गिरफ्तार कर लेते, उससे तहकीकात करते, ये सारी चीज़ें सामने आ सकती थी। पुलिस का फौरी तौर पर इनकाउंटर करके इसका कत्ल कर दिया जाना और मासूम बच्चों को साजिद की तरफ से कत्ल कर दिया जाना और भी दूसरी या तीसरी मंजिल पर होने का बहाना बना के चाय पीने के बहाने किसी के घर में घुसकर के बच्चों को बेवजह मारने का कोई मतलब नहीं निकलता है। ऐसे कई तरह के सवालात हैं जो निकल करके बार बार आ रहे हैं, लेकिन इस सवालात के पीछे कोई नहीं जा रहा है। सोशल मीडिया में इस वक्त चूंकि जाहिर सी बात है कि हिंदुत्व ज़हनियत के हामिल लोगों को इस मामले को बड़ा चढ़ा कर कि एक फिर मुसलमानों के खिलाफ माहौल बनाना है, जैसे बंगाल के शाहजहां के मामले को लेकर के मुसलमानों के खिलाफ बनाने की कोशिशें हुई, और जो है कर्नाटक में इस तरह से जो है एक दुकान के शॉपकीपर पर हमला करने के बाद जो मामला, तो 2024 तक इसी तरह के मामलों के जो है घुड़सवारी करना चाह रही है बीजेपी। और अफसोस का मकाम ये है कि हमारे लोग उनको मौका फराहम कर रहे हैं। इस बात को मान करके भी चलना पड़ेगा। बहरकैफ साजिद की तो मौत हो चुकी है इनकाउंटर में, और अभी भी ये मामला जो है बिदायून में, उसके बाद मामला ठंडा, लेकिन इसकी दुकानों को आग भी लगाई गई और बहुत सारी चीज़ें हैं। अब देखना ये है कि बाद में जाकर के पुलिस इसके इनकाउंटर के बाद इस मामले को दबा देती है या फिर इन बच्चों को क्यों मारा गया था, क्या वाकई इसने मारा है या कोई और थ्योरी है इसके पीछे, इसको जो है जानने की ज़रूरत है। कहते हुए सोशल मीडिया में इस तरह के तबसरे भी पढ़ने को मिल रहे हैं। नाज़िग्राम में नफ़रत मुसलमानों के खिलाफ, जैसे मैंने इसका तस्करा किया, उत्तराखंड के धरचोला कस्बे में एक ताजिर तंजीम ने 91 दुकानों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया जिनको ज़्यादातर मुसलमान चलाते हैं। कस्बे में एक हज्जाम की दुकान पर काम करने वाले एक मुस्लिम नौजवान के मुबैना तौर पर 2 नाबालिग हिंदू लड़कियों के साथ ज़्यादती के बाद यह कदम उठाया गया है। देखिए उसी तरह का मामला है। एक रिपोर्ट के मुताबिक जिसको दी हिंदू ने छापा है कि मकामी लोगों से कहा गया है कि बैरून लोगों को मकानात और दुकानें किराए पर ना दे, जिससे इलाके में कशीदगी पैदा हो गई है। द टेलीग्राफ के मुताबिक धरचोला ट्रेड बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी महेश किब्रियाल ने कहा, मकामी इंतजामिया से गुफ्तगू और मशवरे के बाद 91 दुकानों का रजिस्ट्रेशन मनसूख कर दिया गया। मालिकान को इलाका छोड़ने को कहा गया है। उनमें से बहुत से हमारी बेटियों को वर्गला रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा कि बरेली के एक हज्जाम ने गुज़िश्ता माह 2 नाबालिग लड़कियों को वर्गलाया। उसके बाद हमने 91 दुकानों की निशानदेही की जो यहाँ गैर कानूनी तौर पर कारोबार कर रहे थे। उन्होंने ट्रेड बोर्ड के साथ रजिस्टर नहीं कराया जो उत्तराखंड में लाजमी है।
हिंदू के मुताबिक जिन 91 दुकानदारों का रजिस्ट्रेशन मनसूख किया गया है उनमें से तकरीबन 85 मुसलमान हैं। तहम द टेलीग्राफ का कहना है कि तमाम दुकानें मुसलमानों की मिल्कियत हैं। जब रियाल ने कहा कि एसोसिएशन ने इन तमाम ताजरों के रजिस्ट्रेशन को मनसूख करने का भी फैसला किया जो 2000 से पहले दूसरी रियासतों से यहाँ आए थे। कहा कि अब तक शहर के कुल 175 ताजरों की शनाख्त हो चुकी है। ये सभी मगरबी उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। अगर हम यहाँ से बाहर के लोगों को निकाल दें तो मकामी नौजवान कारोबार शुरू करके रोज़ी कमाएंगे, कहते हुए जो है मामले का बहाना बनाते हुए मुसलमानों की तिजारतों पर किस तरह कदगन लगाया जा रहा है उसका आप अंदाज़ा लगाएं। वैसे भी इन रियासतों में वैसे भी मुस्लिम दुश्मनी चल रही है और गुज़श्ता कई सालों से आप देख रहे हैं। अब ये सूरत हाल है। आइए अब दूसरी खबर की जानिब बढ़ते हैं। बरेली में 2010 के फसादात के मुलजिम बनाए गए इत्तेहाद मिल्लत कौंसिल के सरबराह और बड़े पैमाने पर असर व रसूख रखने वाले मुमताज़ मुस्लिम लीडर मौलाना तौक़ीर रज़ा खान के लापता होने से मुतालिक ADG फास्ट ट्रैक कोर्ट में समाअत अब 1 अप्रैल को होगी। पीर को पुलिस ने मौलाना तौक़ीर रज़ा साहब के घर पर नोटिस चस्पा किया था। फास्ट ट्रैक कोर्ट ने मंगल को केस की समाअत की। 2010 के फसादात केस की फाइल को डिस्ट्रिक्ट जज कोर्ट में तलब किया गया, जिसकी वजह से फास्ट ट्रैक कोर्ट ने 1 अप्रैल को समाअत की तारीख मुकर्रर की है। इससे पहले 21 मार्च को जिला जज की अदालत में केस ट्रांसफर के हवाले से समाअत होनी है। तौक़ीर रज़ा साहब की जानिब से हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त की समाअत भी मंगल को होनी है। बरेली पुलिस मौलाना तौक़ीर रज़ा की तलाश में मुख्तलिफ मकामात पर छापे मारने का दावा कर रही है, लेकिन मौलाना का कोई सुराग नहीं मिल रहा है। कहा गया है कि बरेली की 10 टीमें तलाश कर रही हैं और पुलिस ने वारंट दरवाजे पर चस्पा कर दिया है। सरकर्दा लीडर और ज़ोरदार अंदाज में मसाइल पर बात रखने के लिए अलग शनाख्त रखने वाले मौलाना तौक़ीर रज़ा के खिलाफ 2 मरतबा नाकाबिल ज़मानत वारंट जारी हो चुके हैं। पुलिस जो अब तक गिरफ्तार करने में नाकाम रही, पीर को मोहल्ला सौदागरा में वाक़ उनके घर पहुँच गई थी। जब उसे वहां बंद पाया गया तो वारंट की कापी दरवाजे पर चस्पा कर दी गई। कहा जा रहा है कि मौलाना के तमाम मोबाइल नंबर बंद हैं। उनके जानने वालों और रिश्तेदारों के नंबरों की मदद से पुलिस उनकी तलाश में मसरूफ़ है। बरेली पुलिस की टीमें राजस्थान के अजमेर, जयपुर, भरतपुर, मगरबी बंगाल, दिल्ली और हैदराबाद में छापे मार रही है। मकामी सतह पर IMC के अहदेदारों से भी पूछगछ की जा रही है। उनमें से बहुत से लोगों के नंबरों को निगरानी पर रखकर सुराग हासिल करने की कोशिशें की जा रही है। दूसरी तरफ बाज़ मीडिया रिपोर्ट में ये कहा गया कि पुलिस उनकी गिरफ्तारी को लेकर काफ़ी तजब्जुब में है। मौलाना के काफ़ी अकीदतमंद हैं। अगर उनको गिरफ्तार किया गया तो हालात बेकाबू हो सकते हैं। इस वजह से भी उनकी गिरफ्तारी से परहेज़ किया जा रहा है। इस तरह की तबसरे भी इस वक्त सामने आ रहे हैं। नाज़रीन गिरामी, हरियाणा के सिलसिले में जो अचानक वज़ीर आला का बदलने का फैसला हुआ था बीजेपी की जानिब से, उसको लेकर के अनिल विज ने बयान देने के बाद एक बार फिर ये मामला सुर्खियों में आया है। हरियाणा के साबिक वज़ीर दाखिला व सेहत अनिल विज ने अपनी हुकूमत को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने अपने एक बयान में कहा कि हरियाणा में वज़ीर आला बदला जाना हमारे लिए बम धमाके की तरह था। उन्हें पहले से इस बात की कोई जानकारी नहीं थी कि रियासत में वज़ीर आला बदला जा रहा है। साबिक वज़ीर आला मनोहर लाल खट्टर को भी विज ने नहीं बख्शा और कहा कि उनकी आंखें कहीं होती हैं और निशाना कहीं होता है। दरअसल चंडीगढ़ में होने के बावजूद हुकूमत की दूसरी हलफबरदारी तकरीब तक में विज को मदऊ नहीं किया गया। अम्बाला शहर से बीजेपी रुकने असम्बली असीम गोयल को काबीना में लेने के साथ ही ये भी साथ हो गया है कि विज का पत्ता हुकूमत से पूरी तरह कट गया है। इसके साथ ही नई हुकूमत में साबिका हुकूमत के 3 बड़े चेहरे नदारद हैं। गुज़िश्ता हुकूमत के मुखिया रहे मनोहर लाल, प्रोटोकॉल के हिसाब से नंबर 2 रहे नायब वज़ीर आला दुष्यंत चौटाला और तीसरे नंबर पर माने जाने वाले अनिल विज। इन तीनों को कॉर्नर कर दिया गया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त खुद बीजेपी में किस तरह की हेरा बदली चल रही है। मैंने कल आपको कर्नाटक के सिलसिले में बात कहा था और बिहार में किस तरह से खाना जंगी का शिकार है और भी दूसरी रियासतों में। अब ये हरियाणा का सूरत हाल है, लेकिन मीडिया इसको बयान नहीं करेगा। जानते हैं कि क्यों नहीं बयान करेगा। नाज़रीन गिरामी, कर्नाटक के CM सिद्धारामैया ने एक बार फिर PM मोदी पर यह कहते हुए हमला कर दिया है कि मैं एक ताकतवर वज़ीर आला हूं, आपकी तरह कमज़ोर नहीं। जी हां, दरअसल PM मोदी ने पीर के रोज़ शिवमोगा में एक जलसे आम से खिताब करते हुए सिद्धारामैया पर तलख तबसरा किया था। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया था कि कर्नाटक में उस लूट में शराकतदार बनने की होड़ लगी है। इनमें CM इन वेटिंग, मुस्तकबिल के CM उम्मीदवार, सुपर CM और शेडो CM शामिल हैं। कई वज़ीर आला के बीच दिल्ली में कलेक्शन मिनिस्टर है।
पीएम मोदी के इसी तबसरे पर सिद्धारामैया ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है, आप पीएम मोदी एक कमजोर वजीर आजम से ज्यादा कुछ नहीं है, जो बागी लीडर ईश्वरप्पा के खिलाफ कार्रवाई तक नहीं कर सकते। वजीर आजम नरेंद्र मोदी, आपने कहा था कि कांग्रेस पार्टी में सुपर सीएम और शेडो सीएम हैं। हमारे पास कोई सुपर कोई शेडो नहीं, बल्कि एक ही वजीर आला है जो मजबूत सीएम है। मैं आपकी तरह कमजोर पीएम नहीं हूं। ये कहते हुए जैसे उन्होंने पीएम मोदी को निशाना बनाया, ये खबर सुर्खियों में आ गई है। नाज़रीन गिरामी, मैं बीजेपी की बात कर रहा था और बीजेपी में अगर कोई मुस्लिम लीडरान जाते हैं तो उनकी हैसियत पायदान की ही होती है या पाय पोश की होती है। लोकसभा इंतखाबात के लिए बीजेपी के मुस्लिम उम्मीदवार को मुबैना तौर पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के केरला के पालक्कड़ रोड शो के दौरान पीएम मोदी के साथ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। अंग्रेजी अखबार दी हिंदू ने इस मामले पर खबर दी है कि मल्लापुरम से बीजेपी के वाहिद मुस्लिम उम्मीदवार एम अब्दुल सलाम रोड शो में हिस्सा लेने आए थे, लेकिन एसपीजी ने उन्हें पीएम मोदी के साथ रोड शो करने की इजाज़त नहीं दी। अखबार के मुताबिक सलाम रोड शो के लिए वक्त पर पहुंच गए थे, लेकिन उनका नाम एसपीजी की फहरिस्त में नहीं था, जिसकी वजह से वो पलक्कड़ से वापस चले गए। उन्होंने अखबार को बताया उनका नाम फहरिस्त में नहीं। ताहम जिस वक्त पीएम मोदी रोड शो कर रहे थे उस वक्त पलक्कड़ से बीजेपी उम्मीदवार सी कृष्ण कुमार, पुन्नानी उम्मीदवार नविदेता सुब्रमण्यम, बीजेपी की रियासती सरबराह के सुरेंद्रन, एसपीजी के 2 गार्ड एक साथ खड़े थे। बीजेपी जराये ने अखबार को बताया कि डॉक्टर सलाम को गाड़ी में जगह न होने की वजह से उनके साथ जाने की इजाज़त नहीं दी गई। सीपीएम लीडर ए के इकबालन ने बीजेपी पर न सिर्फ डॉक्टर सलाम बल्कि पूरी मुस्लिम कम्युनिटी की तौहीन करने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि अक़लियतों को बीजेपी की तरफ से और भी ज़्यादा तौहीन का सामना करना पड़ेगा। तो नाज़रीन गिरामी, ये सूरत हाल है जब आप जो है सब कुछ अपने सोच को, अपने सारी चीज़ों को परे डाल करके ऐसी कौम या ऐसी पार्टी से जुड़ने की कोशिश करते हैं जो मुसलमानों के साथ धोखा करते हैं, उनके तय असबियत रखते हैं, तो फिर उनको कहाँ से जो है जगह मिलेगी, इसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आइए नाज़रीन गिरामी, एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और ख़बर यह है कि इस वक्त रामपुर मुरादाबाद को समाजवादी के उम्मीदवार का इंतज़ार है। जी हाँ, अखिलेश का वरुण गांधी और मौर्या को भी टिकट देने का इशारा सामने आने के बाद अब देखना यहाँ यह है कि इन इलाकों में अब नए चेहरे कौन से होंगे या पुराने चेहरे। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए नामजदगी बुध से शुरू होगी, लेकिन एसपी ने अभी तक रामपुर, मुरादाबाद और पीलीभीत की टिकटों को हतमी शक्ल नहीं दी है। बताया जा रहा है कि रामपुर और मुरादाबाद की टिकटों का ऐलान जेल में बंद साबिक काबीना वजीर आजम खान की रजामंदी के बाद किया जाएगा। 2019 में एसटी हसन मुरादाबाद से और आजम खान रामपुर से जीते थे, लेकिन कुछ अरसे बाद अदालत ने मुकदमे में आजम खान को 3 साल कैद की सज़ा सुना दी। उसकी वजह से आजम खान अपनी रुकनियत से हाथ धो बैठे। साल 2022 में ज़िमनी इंतखाबात में बीजेपी ने ये सीट एसपी से छीन ली थी। फिलहाल बीजेपी के घनश्याम लोधी रामपुर से एमपी हैं। इंतखाबात के पहले मरहले की 8 सीटों में सहारनपुर, किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, नगीना, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत शामिल हैं। इनमें सिर्फ सहारनपुर सीट हिंदुस्तानी इत्तेहाद के तहत कांग्रेस के खाते में है। एसपी ने अब तक किराना, मुजफ्फरनगर, बिजनौर और नगीना में अपने उम्मीदवारों का ऐलान किया है। एसटी हसन के अलावा 2-3 एमएलए भी मुरादाबाद से टिकट के ख्वाहां हैं। पिछली बार भी आजम खान की इसरार पर एसटी हसन को टिकट दिया गया था। एसपी ज़राए का कहना है कि रामपुर मुरादाबाद में हमेशा की तरह इस बार भी आजम खान की राय को अहमियत मिलेगी। आला क़यादत राबते के बाद दोनों नशिस्तों पर उम्मीदवारों का ऐलान करेगी, इस बात का भी सामने आ रहा है। लेकिन इस दरमियान में 2 और नाम भी सामने आ रहे हैं और नाम है वरुण गांधी और मौर्या। अब देखना यह है कि ये जो अहम तरीन मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके माने जाते हैं वहाँ पर किसको टिकट मिलेगी। नाज़रीन गिरामी, आइए एक और ख़बर की जानिब आपको ले चलूँ और वो ये है कि जलाल मुल्ला रशीद मुल्ला की आज़ादी के सिलसिले में, जिनको ज़मानत पर रिहा किया गया है 20 सालों बाद। 20 सालों बाद ज़मानत पर रिहा उम्र कैद की सज़ा काट रहे मुलजिम को आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने बड़ी राहत दी, जिसकी वजह से यानी कल, जिसकी वजह से अब मुलजिम उसके अहल खाना के हमरा उनके आबाई गाँव रमज़ान मुबारक के मुक़द्दस अय्याम गुजार सकेंगे। जलाल मुल्ला रशीद मुल्ला मगरबी परगना मगरबी बंगाल की ज़मानत शराइत में तब्दीली की अर्जदाद पर समाअत करते हुए सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की 2 रुकनी बेंच की जस्टिस AS वोका और जस्टिस उज्ज्वल भोया ने ट्रायल कोर्ट के ऑर्डर को तब्दील कर दिया, जिसमें उसने मुलजिम को कलकत्ता शहर से बाहर जाने पर पाबंदी लगा दी थी। जलाल मुल्ला रशीद मुल्ला को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र की जानिब से पेश होते हुए एडवोकेट मुजाहिद अहमद ने
दो रुकनी बेंच को बताया कि गुज़श्ता साल इसी अदालत ने मुलजिम की ज़मानत मंजूर की थी और ट्रायल कोर्ट को ज़मानत की शराइत मुतय्यन करने का हुक्म दिया था। जिसके बाद ट्रायल कोर्ट ने मुतादिद शराइत तय की, जिसमें एक शर्त यह भी रखी है कि मुलजिम को कलकत्ता शहर से बाहर जाने की इजाज़त नहीं है। नाज़रीन गिरामी, आपको मालूम होना चाहिए कि 23 जुलाई 2001 को मगरबी बंगाल के शहर कलकत्ता की मशहूर जूते की कंपनी के मालिक रॉय बर्मन को अगवा करने वाले मामले में मुलव्वस था या नीज़ अगवा से हासिल होने वाली रकम को उसने कलकत्ता अमेरिकन सेंटर पर हमले में इस्तेमाल किया था। इस तरह के इल्ज़ामात जलाल मुल्ला रशीद मुल्ला पर लगी हुई थी। उसी के सिलसिले में सुनवाई हो रही थी गिरफ्तारी के बाद, और अब तक जो है वो इसकी सज़ा काट रहे थे। नाज़रीन गिरामी, आखिर में मैं फिर से आपको गज़ा की पट्टी की जानिब ले जाना चाहता हूँ। मैंने आपको कल अशिफा हॉस्पिटल में जो जुल्म सितम हुआ उसकी तफसीलात आप लोगों के सामने रखी थी कि अब वहाँ से बहुत भयानक तस्वीरें आ रही हैं गिरफ़्तार कर लिए जाने की। देखिए कि इस्राएली फ़ौज शिफा हॉस्पिटल में एक तो उनको जिस बड़े पैमाने पर गिरफ़्तार करके ले गई, ख़ुद जालिम दहशतगर्द सहनी फ़ौजियों की जो है एक रिपोर्ट आई है, ख़ुद उन्होंने कहा है कि हमने अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स ऑपरेशन के दौरान 90 फ़िलिस्तीनियों को शहीद कर दिया और 300 से ज़ायद लोगों को गिरफ़्तार किया। और ये ख़बर ये आ रही है कि 300 से ज़ायद जिनको गिरफ़्तार किया गया है उनके साथ बहुत ही भयानक अंदाज में उनको टॉर्चर किया जा रहा है। उसकी एक तस्वीर इस वक्त आप हमारी स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कैदियों को किस तरह से टॉर्चर किया जा रहा है, कत्ल किया जा रहा है, टॉर्चर किया जा रहा है, भूखे मारा जा रहा है। अब जो है मावराए अदालत उनको फांसी की सज़ाएँ दी रही है। यूरोमेड ने या कि मेडिटेरेनियन ह्यूमन राइट्स मॉनिटर ने कहा है कि उसे इसराइली काबिज़ अफवाज की जानिब से गज़ा शहर के अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स के अंदर बेघर फ़िलिस्तीनी शहरों के ख़िलाफ़ 2 दिन से जारी फ़ौजी कार्रवाइयों के हिस्से के तौर पर उन्हें मावराए अदालत फांसियाँ देने की इत्तलात मौसूल हुई हैं। बेघर होने वाले आईनी शाहिदीन की जानिब से बताया गया है कि उन्होंने काबिज़ फ़ौज को 8 से 10 फ़िलिस्तीनी शहरियों को अशिफा कॉम्प्लेक्स के मुर्दा खाने में ले जाते हुए देखा, फिर काबिज़ फोर्सेस की उन शहरियों पर वहाँ गोलियाँ मारी और उन्हें शहीद कर दिया। यूरोमेड ने इस खदशे का इजहार किया कि इन शहरियों को मावराए अदालत शहीद किया गया। इंसानी हकूक़ ग्रुप ने अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स की सूरत हाल और शहरियों को दरपेश ख़तरात पर गहरी तशवीश का इजहार किया है। तो नाज़रीन गिरामी, आप अंदाज़ा लगाएं अशिफा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में 2 दिन से जो फायरिंग हुई, मैंने कल भी परसों भी दिखाया था, बताया था कि यहाँ की तस्वीरें दिखाने के लायक नहीं है और ना ही देख सकता है एक इंसान। आप अंदाज़ा लगाएं आप क्या तबसरा किए और सारे हालात आप जानते हैं। मुझे इजाज़त है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बच पाता है कोई सहाफ़ी की निगाहों से, मिलाता है ये लोगों को मोहब्बत की पनाहों से। करम और दर्द मंदी का है एक संसार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात, अज़ीमत जुर्अतो हिम्मत का है इज़हार सीधी बात। ये चैनल हक निगर बनकर कुचल देता है फितनों को।